तो आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, सबको ये लगने लगा यार हमारे आंदोलन से निकला ही तो हमें आँख दिखा रहा है, ठीक है इसका दिमाग ठीक करते हैं। तो दिमाग ठीक करने में सबसे पहले अधिकारियों का कंट्रोल लिया, एंटी करप्शन ब्रांच ली और उसको बिना दांत वाला जीव बना दिया जो काट ही ना पाए किसी को। आज दिल्ली सरकार की क्या वैल्यू है? मैं उसमें मंत्री रहा हूँ 5.5 साल और अपने अनुभव के आधार बताऊं, दिल्ली सरकार पे कोई पावर नहीं है। वो उसका आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दिल्ली चुनाव के लिए गिनती के दिन बचे हैं और हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस 10 दिनों में उतार देना है। जाहिर सी बात है कि इस बार कांग्रेस में उबाल आया हुआ है। 2015, 2020 के चुनाव परिणाम जिस तरह शर्मनाक रहे कांग्रेस पार्टी के लिए कि जो कि खाता भी नहीं खोल पाई, उसके लिए वापसी के सारे संकेत नजर आ रहे हैं और वोटरों का, खास करके अल्पसंख्यक वोटरों का और दीगर परंपरागत वोटरों का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण की हवा बन रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कुल मिला के लब बोलो अब ये नजर आ रहा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस का सिर्फ खाता ही नहीं खुलेगा बल्कि और भी आश्चर्यजनक और हैरत में डालने वाले परिणाम भी आएंगे। आज हम मिले राजेंद्र पाल सिंह गौतम से, विख्यात वकील, बहुत कद्दावर समाज सेवक और ईवीएम हटाओ देश बचाओ मुहिम के अग्रणी नेता। आम आदमी पार्टी से खफा होकर उनके शासनकाल में शुरुआती दिनों में ही आपको याद होगा कि राजेंद्र पाल सिंह गौतम बाल विकास मंत्री थे। कद्दावर शख्सियत, कद्दावर चेहरा और अच्छी पोस्ट, लेकिन उसे छोड़कर जन आंदोलन में कूद पड़े और मैंने उनसे इस बदलते हुए परिवेश और परिणाम के बारे में काफी सारे सवाल उठे और केजरीवाल के बारे में उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए जो शायद आम आदमी पार्टी के समर्थकों को भी नहीं मालूम होगा। या उसके पहले का भी देख लें 2015 का, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी थी इस बार जितनी दिख रही है वो उसके पहले नहीं दिखी। और उस समय आप दोनों बार आप तो पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में, तो ये जो इस बार का चुनाव और पिछले 2 बार के चुनाव का ये फर्क है, भाजपा की बेचैनी, योगी जी की रैलियां और पूरा एकदम स्टार पैक्ड जो चुनाव चल रहा है, इस अंतर को कैसे आप देखते हैं? इतना ज़्यादा बेचैनी क्यों है? मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा कारण तो ये कि दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी में बेशक से सरकार के पास पावर कुछ भी ना हो, क्योंकि यहाँ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल, वो तो दिल्ली सरकार के दिन है नहीं आज की डेट में। तो ऐसे हालात में सरकार को काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वो अलग बात अगर केंद्र में भी आपकी सरकार और दिल्ली में भी आपकी बन जाए तो आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं फिर। तो चूँकि दिल्ली से संदेश पूरे देश में जाता है, इसलिए दिल्ली पे कैप्चर करने की जो ललक है और 10 साल से जो सूखा कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है, और बीजेपी वो पार्टी है जिसने पूरे देश पे धीरे धीरे कब्जा किया है, तो उसको ये तो कम से कम एक सवाल उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है ही कि भी आप केंद्र में 10 साल से अधिक समय से सत्ता में और एक दिल्ली आप पे जीती नहीं जा रही। और केजरीवाल जो है, जो मैं स्टडी कर पाया, वो भी अल्टीमेटली तो आरएसएस का ही कार्यकर्ता है, जो मैं उनके बारे में समझ पा रहा हूँ। तो आरएसएस अपनी पैदाइश को क्यों अब खत्म करना चाहता है? मतलब पहले वाले सवाल का ही है। नहीं, उसका कारण है, आपने कहावत सुनी होगी, आपने वो फिल्म देखी होगी हीरो, उसके अंदर जो विलेन था अमरीश पुरी, वो जैकी श्रॉफ को, छोटे बच्चे को पाल के बड़ा करता है, गुंडा बनाता है। बाद में जब जैकी श्रॉफ उल्टा उस पर हमला करता तो वो कहता मेरे कुत्ते ने मुझे काटा। ठीक है ना? तो वो डायलॉग यहाँ लागू होता है, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। आंदोलन आरएसएस का, उस आंदोलन से केंद्र में सरकार बन गई और उसी आंदोलन से निकल के इन्होंने अपनी पार्टी बना के खुद मुख्यमंत्री बन बैठे और फिर केंद्र के फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना
प्रधानमंत्री को गिराने लगे। तो आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, सबको ये लगने लगा यार हमारे आंदोलन से निकले तो हमें आंख दिखा रहा है, ठीक है इसका दिमाग ठीक करते हैं। आज ना अन्ना हजारे लोकपाल पे बोलते हैं, ना काले धन पे बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, और ना ही अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा जब 49 दिन की सरकार बनी, कांग्रेस के सहयोग से बनी, और 49 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या ग्राउंड लिया? बहाना क्या था? हम लोकपाल लाना चाहते थे, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए हमने सरकार गिराना बेहतर समझा। लेकिन उसके बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार, वो भी इतनी बड़ी मेजोरिटी, 70 में से 67, इतनी बड़ी मेजोरिटी का, फिर लोकपाल कहाँ गया? फिर क्यों नहीं लाए? हमें आंख दिखा रहा है। तो आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, सबको ये लगने लगा यार हमारे आंदोलन से निकले तो हमें आंख दिखा रहा है, ठीक है इसका दिमाग ठीक करते हैं। तो दिमाग ठीक करने में सबसे पहले अधिकारियों का कंट्रोल लिया, एंटी करप्शन ब्रांच ली, और उसको बिना दांत वाला जीव बना दिया जो काट ही ना पाए किसी को। आज दिल्ली सरकार की क्या वैल्यू है? मैं उसमें मंत्री रहा हूँ 5.5 साल, और अपने अनुभव के आधार बताऊँ, दिल्ली सरकार पे कोई पावर नहीं है। वो उसका काम है सिर्फ काम करना। कांग्रेस को खत्म करने का आरएसएस बीजेपी का एजेंडा था, जिसके तहत गुजरात मॉडल का एक शगुफा छोड़ा गया। मोदी की ब्रांडिंग के लिए तमाम मीडिया चैनल खरीदे गए बड़े पूंजीपति के द्वारा, और मोदी जी की ब्रांडिंग की, और कांग्रेस पे एक तरीके से चिपका दिया कि ये यूपीए सरकार करप्टर, देखो ये इतना 1.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ के घोटाले कर दिए। रिजल्ट कोर्ट से 0 आया, कोई घोटाला ही नहीं हुआ। आज क्या है? कोई जवाब देगा क्या? मोदी जी जवाब देंगे क्या? ये आज अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे क्या हुआ उन केसों का? दूसरी बात, जब आप आंदोलन किए तो आपने 3 मुद्दे रखे थे ना, भ्रष्टाचार, लोकपाल और काला धन वापस लाएंगे। आज ना अन्ना हजारे लोकपाल पे बोलते हैं, ना काले धन पे बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, और ना ही अरविंद केजरीवाल। आपको कि भाई क्या एजुकेशन इंडस्ट्री है दिल्ली के अंदर, इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट आरएसएस का था, और उस मूवमेंट में चूंकि इन्होंने यहाँ दिल्ली में बनने के बाद अपनी पार्टी बना के बन के, और फिर प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे, सीधा चैलेंज करने लगे मोदी, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे बीच, हमारे ताकत का पूरा फायदा उठा के सत्ता में आकर अब हमें आंख दिखा रहा है। तो ये सब हुआ है जो आपने कहा ना, क्यों? तो मेरी जो स्टडी है, जो चिट्ठी लिखी इन्होंने पिछले महीने मोहन भागवत को 31 दिसंबर को अरविंद जी ने, कार्यकर्ता है ना उसके, इसलिए लिख दी होगी। मतलब इन्होंने लिखा कि भाजपा हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे बोल रही है, शिकायती लहजे में। हाँ, तो पिताजी को 2 बच्चे आपस में जब झगड़ते हैं ना, तो पिताजी को शिकायत करते हैं ना, मेरे को इसने मारा, बस उतना है और कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, ये बताइए, इससे क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस मुक्त दिल्ली करने में अरविंद केजरीवाल ने भूमिका निभाई और आरएसएस ने, ये तो सब छोटे छोटे प्यादे हैं आरएसएस के, और आरएसएस धोखा खा गई अरविंद केजरीवाल से। तो आज की तारीख में क्या आपने सुना नहीं, वो कहता है कि मैं बनिया हूँ, बहुत चतुर बनिया हूँ। तो वो आरएसएस को पहले सोचा नहीं होगा कि बनिया इतना चतुर है कि आप ही को आंखें दिखाएगा कल को। तो आज की तारीख में कांग्रेस और भाजपा का दुश्मन एक है ना, तो ये माना जा सकता है क्या कि कांग्रेस, आप ये मानिए, भाजपा एक, आप ये मानिए, देश में लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा में की लड़ाई में एक समतावादी न्यायवादी विचारधारा है, जिसको आप संविधान पे चलने वाली विचारधारा कह सकते हैं, जिसको आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम जो हमारे समता आंदोलन के महापुरुष रहे देश के, चाहे फूले हों, साहू महाराज हों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हों, तो एक तो वो विचारधारा। दूसरी विचारधारा मनुवादी, जो संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती थी, जैसे आरएसएस। तो विचारधारा की लड़ाई में कौन पहला दुश्मन है, आम आदमी पार्टी या भाजपा? दिल्ली के नहीं, दोनों एक यूनिनिमस हैं, दोनों एक हैं। यस, दोनों एक हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी में अंतर नहीं है, दोनों की विचारधारा वही है। दोनों ही गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ब्राह्मण को बुला के पूजा अर्चना करवा के अपना प्रोग्राम करते हैं। मुझे आज भी याद है, जल बोर्ड का जो एक प्रोजेक्ट था, ये यहाँ का मजनू के टीले के पास, तो उसमें बकायदा चंद्रावल प्लांट जो एक उसका रिनोवेशन का प्रोग्राम था, और उसमें बकायदा एक हिंदू साधु को, किसी उसको पंडित को बुला के पूजा अर्चना करके मंत्रोच्चारण से उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो ये तो कह रहे हैं मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं कह रहे मैं रोजगार दूंगा। सही बात। दूसरी बात, एक और बात है, वो ये कह रहे हैं हम फ्री पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों फ्री पढ़ाएंगे, पर कब तक? 12वीं से ऊपर की बात नहीं कर रहे,
12वीं तक पढ़ के कोई क्या बन जाएगा। और इनका जो कह रहे हैं हमारा बेहतरीन मॉडल है, पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं एजुकेशन मॉडल को। मैं इनकी एजुकेशन मॉडल को भी बारीकी से पढ़ लिया आप, उसमें तो पंक्चर है बहुत भयंकर, वो गाड़ी चलेगी नहीं। 1,01,331 बच्चे 9th क्लास में फेल हुए हैं 2023-24 में। 51,914 बच्चे 11वीं क्लास में फेल हुए हैं। यानी कमजोर बच्चे 9वीं में 11वीं में छटनी करके फेल करके रोक दो, रिजल्ट अच्छा, फिर कहो देखो जी हमने रिजल्ट सुधार दिया। अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल फर्जी है, नो अदर पार्टी। एक आखिरी रियलिस्टिक असेसमेंट बता दीजिए, कितनी का आपका अंदाजा है? आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्यों चुनाव लड़ी? अगर नहीं लड़ती तो किसकी सरकार बनती? गुजरात में जाके क्यों लड़ी? गोवा में जाके क्यों लड़ी? आप जगह जगह जाके चुनाव, उत्तराखंड में जाके क्यों लड़ी? नहीं लड़ती तो सरकार किसकी बनती माँ? सर आपने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, ईवीएम पर बात याद आ गई मुझे। ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ, उसका हश्र क्या हुआ? हसर ये हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आई। हम लोग यहाँ इसी पार्क में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, यहीं पर सारी मीटिंग होती थी। हमने इसको पूरे देश का आंदोलन बना दिया। पूरे देश का सर्वे आया, 75% लोग ईवीएम नहीं चाहते, उन्हें भरोसा नहीं है ईवीएम पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के लिए काम कर रहा हो। तो दिल्ली और तमाम पार्टी भी चुप्पी साधे रही। अगर उस वक्त तमाम देश की पार्टी साथ खड़ी हो जाती, बीजेपी ना हो कोई बात नहीं, बाकी हो जाती तो ईवीएम हट जाती। तो दिल्ली चुनाव में तो ईवीएम लग रहा है। फिर देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, ईवीएम आज भी अपना रोल प्ले करेगी। 2-3% ईवीएम से चोरी होती है 2-3%। और 2-3% काफ़ी है सरकार बनाने के लिए। सर 2015 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, आम आदमी पार्टी को मिली 67 सीटें जी। 2020 में संख्या कुछ घटी, लेकिन फिर भी 62 सीटें। अब 2025 क्या अनुमान? मुझे लगता है कि किसी को बहुमत नहीं आ रहा आज की डेट में। तो क्या 2013 की तरह गठजोड़ की स्थिति बनेगी? ये अब डिपेंड करेगा कि प्रचार किस दिशा में जाता है, क्योंकि लास्ट जो एक सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। 30 तारीख के बाद वाला 30 के बाद क्लियर हो जाएगी स्थिति। कांग्रेस ने जो पुनर्जागरण की स्थिति इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है, लोग कहते थे कि सियासत का डूबता हुआ टाइटैनिक है कांग्रेस। कांग्रेस ने बड़ी ज़बरदस्त वापसी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या परंपरागत मुस्लिम वोट वापस आ रहे हैं? जाएंगे किधर दिल्ली के वोट? अभी आने शुरू हुए हैं। तो क्या वक्त इस सप्ताह इतना में बहुत है? कुछ होने वाला है। इस एक सप्ताह में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मैं कितना इतना जरूर कहूंगा कि तमाम वंचित वर्ग के लोग जिनका शोषण होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उनके पास कांग्रेस से अलग कोई विकल्प देश में नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। सर हमारे मित्र के एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि बीजेपी ही इनको लाई है, आम आदमी पार्टी को संग लाया है, सीधी बात कहें तो क्या अब इनसे परेशान होकर इनसे को किससे रिप्लेस करेगा? नहीं, वो कौन होता है रिप्लेस करने वाला? देश की जनता रिप्लेस करेगी, दिल्ली की जनता रिप्लेस करेगी। आरएसएस कौन होता है करने तो वाला? ये 2015 में क्यों नहीं रिप्लेस देश की तो जनता को हिप्नोटाइज किया ना, किया जनता ने रिप्लेस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया है, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उस पर काम किया, उसमें वो कामयाब हो गए। पर वो कहता है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, तो ये कामयाब बार बार नहीं होने वाला। चलेगा तो बाबा साहब का बनाया संविधान, मनुस्मृति नहीं चलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। अगर अस्पष्ट बहुमत मिला और मौका आया फिर गठजोड़ का, तो कांग्रेस और आम आदमी मिल सकते हैं क्या आपस? ये कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो भी किसी पद पे भी नहीं हूँ। सर आप बता तो सकते हैं, आप एक माहिर राजनीतिज्ञ हैं देश की। क्या मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो न्याय पसंद लोग हैं वो अपना आप कांग्रेस के पाले में आ जाएंगे। कांग्रेस के पाले में आ जाए अगर ऐसी स्थिति बनी, वो छोड़ के इधर आ जाएंगे और यहाँ से फिर एक ईमानदार, एक प्रजातंत्र पे आधारित, संविधान पे आधारित मजबूत सरकार बनेगी। लेकिन सर बात फिर सिर्फ वो सी ईवीएम पर आकर टिक जाती है। क्या ये मूवमेंट दम तोड़ गया? मैं मानूं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। राजनीतिक पार्टियों की उदासीनता की वजह से सामाजिक आंदोलन वाले लोग आखिर कितने दिन आंदोलन को चलाएंगे? और उसका दम तोड़ रहा है, ऐसे नहीं टूटा, उसका कारण है सरकार ने दबाव बनाकर जितने यूट्यूब चैनल उसको चला रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उनका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया था, डिमोनेटाइज कर दिया था उनको इनकम बंद होगी। बेचारे कब अब जेब से चलाएगा गरीब आदमी बेचारा चैनल को? यूट्यूब चैनल छोटे छोटे लोग चला रहे थे, वो करोड़ों लोग तक पहुंचा रहे थे बात, उनके चैनल पे प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी
राष्ट्रीय नेपथ्य से गायब होने वाली है? आम आदमी पार्टी आने वाले 3 साल में कोई नाम लेने वाले नहीं बचेगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो लोग उनके थोड़े बहुत सांसद बचेंगे, विधायक बचेंगे, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व क्या शीला जैसी किसी शक्तिशाली के समान कोई चेहरा नजर आ रहा है? किसे देखते हैं आप? देखिए, चेहरा बनाया जाता है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा था क्या? वो तो आप लोगों ने बनाया था। बनाया जाता है ना। और शीला दीक्षित जी का चेहरा था क्या? चेहरा तो प्रेमचंद जी, उनका चौधरी प्रेम सिंह जी का था, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। जो चेहरा पार्टियां बनाती हैं, और जब बन जाता है चेहरा, जब वो आ जाता है पावर में, फिर वो अपने कर्म से अपना कद बढ़ा लेता है, अपने एक्शन से बढ़ा लेता है। शीला जी जब बन गई, फिर उन्होंने जिस तरह के काम दिल्ली में किए, तमाम दिल्ली का विकास का काम शीला जी के टाइम पे हुआ है। अभी क्या आप दिल्ली में तिकोना मुकाबला देख रहे हैं? निश्चित तौर पर तिकोना है। वजह यह है कि मैं जहां भी पूरे देश में, दिल्ली के अंदर भी, देश के अंदर भी जा रहा हूँ, सब जगह जनता के अंदर कांग्रेस को लेकर पॉजिटिव चर्चा है। और दिल्ली में लोग कह रहे हैं, यार शीला जी का टाइम, कांग्रेस का टाइम अच्छा था, अब तो सब परेशान हो गए, क्या सब चल रहा है, सब फ्री कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो है ही नहीं, नौकरी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब लोगों में जागरूकता है, लोग चाह रहे हैं कांग्रेस को। अब कांग्रेस अगर अपना प्रचार एग्रेसिवली, कैंपेन को तेज कर दे, तो बहुत कुछ 7 दिन के अंदर बदलता दिखाई दे जाएगा आपको। हरियाणा में ऐसी आंधी चल रही थी कांग्रेस की, लेकिन हुआ क्या फिर? ऐसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर मैं भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो कुछ लोगों की गलती की वजह से हाथ से चुनाव गया। वो तो सरकार तो कांग्रेस की ही बननी थी। जब किसी पार्टी में कोई नेता पार्टी से बड़ा हो जाए और उसको टाइम रहते कंट्रोल ना किया, तो पार्टी खत्म हो जाया करती हैं। ये एक लाइन में मेरा पूरे देश की किसी भी पार्टी के लिए संदेश है।